नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी को व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में वर्णित टॉपिक इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के बारे में संक्षेप में चर्चा करूंगा। आइए चर्चा कर लेते हैं कि इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण क्या होता है। सबसे पहले अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ पे जाएं, पर्यावरण शब्द का निर्माण मुख्यतः दो शब्दों के मेल से होता है, एक परि, दूसरा आवरण। परि का मतलब ये होता है, शाब्दिक अर्थ ये है कि जो हमारे चारों तरफ हो, और आवरण का मतलब जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हो। अगर इन दोनों शब्दों को देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं या जिन चीज़ों ने हमें घेर रखा है, उन दोनों ही चीज़ों को अगर हम एक दूसरे में ऐड कर दें, जोड़ दें, तो जो हमारे पास एक ग्रुप बनेगा या एक जो माहौल तैयार होगा, उसको ही हम पर्यावरण बोलते हैं। मसलन उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं, यह पेन मेरे पास है, ठीक है, और ये जो हवा है वो मेरे इर्द गिर्द है जो मुझे घेरे हुए है। तो ये दोनों ही चीज़ें मिल करके हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसका हिस्सा बन जाते हैं। अगर मैं स्टूडियो से बाहर निकलूँगा तो हमारे आसपास जो पेड़ पौधे होंगे, जो पशु पक्षी होंगे, वो सभी के सभी, जो इंसान होंगे, जो सजीव निर्जीव जो भी वस्तुएं हैं, सारी की सारी चीज़ें हमारे पर्यावरण के अंग यानी कि हिस्सा बन जाते हैं। ये पर्यावरण हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसमें जैविक और अजैविक तथ्यों, प्रक्रिया और घटनाओं का समुच्चय निर्माण इकाई ये पर्यावरण होती है। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें सजीव और निर्जीव दोनों ही चीज़ें होंगी, जैविक अजैविक यानी कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों ही चीज़ें होंगी। तो आप अगर पर्यावरण की स्टडी कर रहे होंगे तो आपको सभी चीज़ों पे विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के समय में जब हम तमाम तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें पर्यावरण को होने वाला या हो रहा नुकसान सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे कह लीजिए प्राथमिकता पर है। आपने कुछ महीने पहले ही सुना होगा कि दिल्ली में प्रदूषण लेवल इतना ज़्यादा हो गया कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो सांस लेने लायक नहीं था। वहाँ रेस्पिरेटर्स की ज़रूरत पड़ने लगी, लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। तो ये वायुमंडल में दिक्कत की वजह से था, एटमॉस्फेरिक प्रॉब्लम थी। वहीं पे आप देख पाएंगे कि ये जो सूखा कचरा है या फिर कह लीजिए जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, तो उसका निस्तारण सही ढंग से अगर ना हो तो वो भी हमारे लिए एक न्यूसेंस यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, समस्या पैदा करता है। तो उसके लिए भी हमें उसके निस्तारण के लिए भी हमें पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट की जानकारी हमारे पास होने आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के। देखिए, अगर हम अपने पर्यावरण के कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम इसको बांट पाएंगे नेचुरल और मैनमेड इन्वायरमेंट से। नेचुरल क्या होगा? जो प्राकृतिक रूप से हमारे आसपास मौजूद होगा, मतलब एबायोटिक कुछ कंपोनेंट्स होंगे, और दूसरा बायोटिक होगा। एबायोटिक में अगर हम देखेंगे तो कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कुछ ऐसे अजैविक तत्व होंगे जो हमारे पास होंगे। ऑर्गेनिक यानी कि जो जैविक तत्व होंगे उनको हम ऐड करेंगे। कुछ फिजिकल फैक्टर्स यानी कि जो आपके भौतिक कारण हैं वो आपके सारे इसमें इंक्लूड होंगे। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो एबायोटिक इन्वायरमेंट में आते हैं। इन सभी के बारे में हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। जब हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे तो हम बात कर रहे होंगे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर की। ये तीनों अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रोड्यूसर का काम क्या होता है कि खाना बनाना। मसलन जो पेड़ पौधे हैं ये सूर्य की रोशनी से, सूर्य के कह लीजिए रोशनी से या उसके प्रकाश के अंदर, जो इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, उस प्रक्रिया में ये पानी का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं। खाना किस रूप में बनता है? अगर हम इंसान हैं तो हम ये देख पाएंगे कि हमारे लिए फल और सब्जी जो बनती है वो पौधे बनाते हैं, उसमें कोई और व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होता है। और उसमें जो रॉ मटेरियल पौधे इस्तेमाल करते हैं वो रॉ मटेरियल क्या होता है? उनकी जड़ों से जो पृथ्वी के से पानी वो लेते हैं वो पानी होता है। और सूर्य के प्रकाश के मौजूदगी में जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उससे वो अपना खाना बनाते हैं। और खाना वो पौधे खुद बड़े होते हैं, लेकिन वो एनर्जी जो स्टोर होती है फल या सब्जियों के रूप में, वो हम खाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर कौन हुआ? हमारे पास फल या सब्जी या अनाज
जिस भी रूप में मौजूद है उसके प्रोड्यूसर होते हैं पेड़ पौधे। तो ये तो एक श्रेणी हो गई पौधों की। अब दूसरा बात आ गया कंज्यूमर की। वहीं अच्छा, यहाँ पे प्रोड्यूसर में हम एक दो चीज़ें और चर्चा कर लें कि अगर हम जानवरों की बात करेंगे तो कोई भी पशु है वो खाएगा, पत्तियाँ खाएगा, घास खाएगा। तो घास के जो पत्तियाँ हैं या पौधे हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण में ही बड़े होते हैं, पनपते हैं। तो पत्तियों का भी प्रोडक्शन कौन कर रहा है? पौधे खुद कर रहे हैं, जो बाद में पशुओं द्वारा खाया जा रहा है या अपने जीविका चलाने, जीविकोपार्जन के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें आगे बढ़ते हुए जब हम देखेंगे कंज्यूमर की बात करेंगे अगर हम, तो जो खाना पेड़ पौधों ने बना दिया है उसको कंज्यूम कौन कर रहा है, खा कौन रहा है? हम इंसान खा रहे हैं, पशु पक्षी खा रहे हैं। तो हम किस श्रेणी में आ गए? हम कंज्यूमर की श्रेणी में आ गए। सारे पक्षी डायरेक्टली कंज्यूमर नहीं है, हालांकि हैं कंज्यूमर भी, लेकिन वो कई बार हो सकता है कि वो कार्निवोरस हों, यानी कि किसी और पक्षी या छोटे जानवर या छोटे कीड़े का मांस खा के ज़िंदा रहते हों, फिर भी वो कंज्यूमर ही हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर हमेशा प्लांट ही है और कोई प्रोड्यूसर है नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली खाना जहाँ से बनना शुरू हुआ है वो पौधों से शुरू हुआ है, और वहीं से पशु पक्षी या फिर इंसान अपना जो अल्टीमेट खाना है, यानी कि जो सबसे आखिरी स्रोत है खाने का, वो पौधा ही है। मसलन अगर कोई इंसान मांसाहारी भी है तो वो किस पशु का मांस खाएगा? अगर हम मान लेते हैं कि वो मुर्गे या बकरे का मांस खाता है, तो मुर्गा या बकरा क्या खा के बड़ा हुआ है? तो अगर हम और नीचे जाएंगे तो पता चलेगा कि बकरा जो है पौधों को खा करके, घास खा करके बड़ा हुआ है। तो वो जो एनर्जी बकरे के अंदर आई वो प्रोड्यूसर से ही मिली। प्रोड्यूसर यानी कि कौन है? पेड़ पौधे हैं। कंज्यूमर यानी कि इंसान या पशु पक्षी हो गए। अब अंत में आता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का काम क्या होता है कि हमारे पर्यावरण को स्थिर करना, यानी कि जो भी जिस भी जीव का जीवन काल समाप्त हो गया, मतलब कोई इंसान अगर मर गया, कोई जानवर मर गया या कोई पक्षी मर गया, तो वो सालों साल उसी रूप में नहीं पड़ा रहेगा। कुछ दिन में वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा? क्योंकि कुछ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ कीड़े होते हैं छोटे, जो उनको खा करके ख़त्म कर देते हैं। तो डिकम्पोज़र भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए कोई जानवर मरा हुआ रोड के किनारे पड़ा हुआ है या कहीं पे भी किसी जंगल में पड़ा हुआ है, तो अनंत तक पड़ा नहीं रह सकता, वो कुछ ही महीनों में डिकम्पोज हो जाएगा, हमारे पृथ्वी से ख़त्म हो जाएगा। और ये ख़त्म करने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? डिकम्पोज़र की। तो ये जो तीनों अंग है हमारे पर्यावरण के, जो बायोटिक कंपोनेंट हैं, ये तीनों ही बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें प्रोड्यूसर का काम होता है खाना बनाना, और डिकम्पोज़र का काम होता है कि जो कंज्यूमर है, जो जिसने प्रोड्यूसर द्वारा बनाए हुए खाने को खा करके अपना जीवन यापन किया है, जब वो मर जाए तो उसको, उसके शरीर को ठिकाने लगाना, अगर बहुत सरल भाषा में हम कहें तो उनको उनका जो है अस्तित्व को मिटाना, ख़त्म करने का काम डिकम्पोज़र का होता है, कि कोई अवशेष उसके हमारे पृथ्वी पर न बचे रहें। अगर डिकम्पोज़र न हो तो वो भी हमारे पर्यावरण के लिए एक बड़ी समस्या बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर की। देखिए, लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल, इसका मतलब क्या होता है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। अब पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह में क्या क्या आएगा? देखिए, इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी में कुल अगर हम देखा जाए तो, अगर हम देखें तो 4 लेयर्स हैं। क्रस्ट, मेंटल कोर, कोर में 2 हो जाते हैं, आउटर और इनर कोर। क्रस्ट वो सतह है जिस पे आप खड़े हैं। मेंटल थोड़ा सा नीचे जाने पर जो हमारे पास सतह है वो है। लेकिन जब हम लिथोस्फीयर की बात करेंगे तो क्रस्ट को पूरा जोड़ेंगे, लेकिन मेंटल का सबसे ऊपरी जो लेयर होगी उसी को हम ऐड करेंगे, उसी को कंसीडर करेंगे लिथोस्फीयर में। तो लिथोस्फीयर में मिट्टी, पत्थर जो भी हम थोड़े गहराई तक देखते हैं वो सारा सारा लिथोस्फीयर होता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा दर्शाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर देखिए, ये सतह में पत्थर, पहाड़ जो दिख रहे हैं, लेकिन ये जो लेयर आपको हल्का डार्क कलर में दिख रहा है, ये जो मेंटल है उसका अपर लेयर है, और उसी को हम इंक्लूड करते हैं लिथोस्फीयर में।
तो आप समझ सकते हैं कि जो लिथोस्फीयर में है वो कुछ पथरीले पहाड़ हो सकते हैं, कुछ गहराई तक हमारे मेंटल का जो हमारे मेंटल का लेवल है, हमारे कह लीजिए हिस्सा है हमारे पृथ्वी का, उसको भी जो सॉलिड है उसको भी हम ऐड करते हैं लिथोस्फीयर में। लिथोस्फीयर पे ही हमारा जीवन चलता है, उसी पे हम स्थिर हैं। कोई भी निर्माण कार्य हम लिथोस्फीयर पे ही करते हैं। इसकी प्रोफाइल को जानना बड़ा आवश्यक है। जो मिट्टी है, मिट्टी की सतह है, वहीं से हमारा जीवन यापन होता है, वहीं से हमारे पेड़ पौधे बढ़ते हैं, फसलें उगाई जाती हैं। तो लिथोस्फीयर का ये फीचर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम हाइड्रोस्फीयर की बात करें यानी कि जलमंडल की बात करें, तो पृथ्वी पर जितने जलीय स्रोत हैं उनको हाइड्रोस्फीयर में हम जोड़ते हैं, जिसमें महासागर, झील, नदियाँ या बाकी कोई जलाशय है, उन सबको हम हाइड्रोस्फीयर में यानी कि जलमंडल में जोड़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कह लीजिए कि जो हमारी पृथ्वी है उसका एक सपाट चित्र आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। भारत यहाँ पर है, इंडियन ओशन, पैसिफिक, सदर्न ओशन और अटलांटिक, आर्कटिक, सारे जो जलाशय आपके जो जलीय स्रोत हैं वो दर्शाए गए हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे हमारे पास कह लीजिए झील है जो काफ़ी बड़ी है, नदियां हैं, कई सारी बड़ी नदियां हैं जिसमें ब्रह्मपुत्र और गंगा काफ़ी बड़ी नदियां हैं, सदानीरा नदियां हैं। तो ये सारी के सारे बड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हम हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं। बात करते हैं एटमॉस्फेयर की यानी कि वायुमंडल की। तो देखिए वायुमंडल में क्या होता है, पृथ्वी को घेरती हुई जितने भी स्थान में वायु रहती है उसको ही हम वायुमंडल में रखते हैं। अब गैसें हमारे पृथ्वी पर कौन कौन सी हैं? कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जीवनदायिनी हैं, लेकिन कुछ गैसें ऐसी हैं जिनकी अधिकता हो जाए तो हमारा जनजीवन जो है प्रभावित होता है बहुत ज़्यादा। तो हमें ये समझ लेने की आवश्यकता है कि हमें किन गैसों के प्रोपोर्शन को, किन गैसों की मौजूदगी को तवज्जो ज़्यादा देने की ज़रूरत है। देखिए जो हमारे पर्यावरण में कह लीजिए जो वायुमंडल है उसमें जो सबसे ज़्यादा गैस है वो नाइट्रोजन गैस है, जिसका जो लगभग जो प्रतिशत है वो 78.03% है। नाइट्रोजन गैस हमारे कह लीजिए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है। फिर दूसरे नंबर पे ऑर्गन गैस है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 20.99% है। अब ये 20.99% जो ऑक्सीजन है हमारी, यही हमारे जीवन को सपोर्ट करती है। हमारा जीवन इसी पे आधारित है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन की मात्रा जो 78.03 है ये ज़्यादा है तो इससे हमारा जीवन मुश्किल में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए कोई भी आग लगने की स्थिति में ऑक्सीजन ही एक ऐसी गैस है जो सपोर्ट करती है आग को प्रोपगेट करने में, फैलने में। इसीलिए कहीं पर भी आग लगी होती है तो जैसे एक कहावत भी है कि हवा नहीं देना चाहिए किसी आग को। ये कहावत कुछ हद तक साइंटिफिकली ठीक बात है कि कहीं अगर आग लगी है और आपने ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा दी तो वो आग बुझेगी नहीं, वो आग और बढ़ जाएगी। तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई को बंद करना चाहिए। तो देखिए जो हमारे वायुमंडल में जो 78.03% नाइट्रोजन है, एक तरीके से यह भी एक बहुत बड़ा कारक है कि हमारे यहाँ जो आग है वो बहुत ज़्यादा प्रोपगेट नहीं होती, फैलती नहीं है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। आर्गन गैस लगभग 0.94% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पर्यावरण में मौजूद है जो 0.03% है। हाइड्रोजन गैस की अगर मैं बात करूँ तो ये 0.01% है। हीलियम 0.0005% है। नियॉन भी 0.0018% है। इसमें देखिए जो 10वें नंबर पे गैस की बात कर रहे हैं हम, ओजोन गैस की। ओजोन है आपका 10⁻⁻⁶%, 1 × 10⁻⁶% आपका ओजोन गैस है। जबकि ओजोन गैस एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। ये हमारे वायुमंडल में सबसे ऊपरी सतह पर लगभग रहती है। इसका जो मुख्य काम है वो हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए
ओजोन एक लेयर, ओजोन गैस एक लेयर बनाती है। ओजोन गैस का जो आपका कह लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर है या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो 3 है। 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिल करके बनाते हैं ओजोन गैस। ये हमारे वायुमंडल के जब ऊपरी सतह पर एबंडेंट मात्रा में या इसकी लेयर जो है मजबूत होती है, प्रॉपर होती है, तो वहाँ पर हमें एक फ़ायदा ये होता है कि जो सूर्य की किरणों में अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं उनको ये ब्लॉक करता है, रोकता है, जिससे क्या होता है कि तमाम तरीके की प्रॉब्लम, जिसमें एक स्किन की प्रॉब्लम है, वो उसको अवॉइड किया जा सकता है। तो ओजोन गैस भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि जो भी हमारे पर्यावरण में मौजूद गैसेस हैं वो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मानव की वजह से, हमारे क्रियाकलापों की वजह से इन गैसों का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ रहा है। हम हाइड्रोकार्बन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कुछ ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर प्रतिशत बढ़ेगा तो ऑक्सीजन या बाकी गैसेस का प्रतिशत कम होगा, जो इंसानी जीवन के लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। तो आज के समय में जब हम ये पाठ पढ़ रहे हैं तो ये तो हमारे टेक्निकल एफिशिएंसी के लिए ठीक बात है कि हम कुछ सीख रहे हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें सीखने की आवश्यकता है, जो हमारे व्यवहारिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, वो इस तरह है कि अगर हमें अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा माहौल रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए बनाए रखना है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के उत्सर्जन पे ध्यान देना चाहिए। इसका कम से कम उत्सर्जन हो, इस पे हमें विचार करने की आवश्यकता है। तमाम सरकारें, तमाम महाद्वीपों में इसकी चर्चा होती है। कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ बदलाव होना बाकी है। तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। अब वायुमंडल की अगर हम संरचना के बारे में बात करें तो कुछ अलग अलग लेयर्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर लूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं शुरू करूँगा नीचे से, कि जो हमारी पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है, इसके 0 से 18 किलोमीटर तक जो लेयर होती है उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ट्रोपोस्फियर में ही हमारे हवाई जहाज़ उड़ते हैं, छोटे जेट फाइटर प्लेन वगैरह उड़ते हैं, या फिर कह लीजिए कि जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं वो ट्रोपोस्फियर में ही उड़ते हैं, यानी कि पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर ऊपर तक ही। स्ट्रेटोस्फियर की अगर मैं बात करूं तो 18 से 50 किलोमीटर तक होते हैं, मतलब पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की जो लेयर होती है उसको हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। उससे ऊपर मेजोस्फियर कहते हैं। मेजोस्फियर के ऊपर थर्मोस्फियर आता है जो 85 से 500 किलोमीटर ऊंचा होता है। और सबसे आखिरी में जो हमारे पास एक्सोस्फियर है, उसके ऊपर आयोनोस्फियर है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। एक्सोस्फियर 500 से 1600 किलोमीटर तक का होता है, और आपकी जो सैटेलाइट्स हैं वो अपने ऑर्बिट में फिक्स होती है। इसी एक्सोस्फियर में ही हमारी सैटेलाइट स्थित होती हैं, जो भी वो अपने ऑर्बिट में चक्कर काटती हैं और सूचना प्रसारण के क्षेत्र में बड़ा योगदान देती हैं अपना। तो ये सैटेलाइट्स कहाँ स्थित होती हैं, वो एक्सोस्फियर में होती है। इसके ऊपर आयोनोस्फियर होता है, उस पर चर्चा करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे आसपास है, हमारे आपके बीच है, उस पर बात कर लेते हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि अभी जो मैं चर्चा कर रहा था कि ओजोन गैस जो 1×10⁻⁻⁶% है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे पर्यावरण में, उसके वजह से जो लेयर बनी हुई है, ओजोन लेयर बनी हुई है, उसमें जो छिद्र हो रहे हैं या फिर उसकी लेयर जो थिन हो रही है, पतली हो रही है, उसकी वजह से कुछ दिक्कतें हैं जिनको हमें दूर करने की आवश्यकता है। ओजोन लेयर पे सबसे ज़्यादा फ़र्क डालता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFCs। ये क्या करता है, ये अगर यहाँ ओजोन के कांटेक्ट में आता है तो ये O3 यानी कि ओजोन से रिएक्शन करके कोई और कंपाउंड बना लेता है, जिससे कि ओजोन लेयर का जो थिकनेस है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। एक्सेस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO जो है वो भी दिक्कत करेगा। कुछ रेडिएशंस हमारे न्यूक्लियर सेंटर से आते हैं, उसके वजह से भी दिक्कतें हैं। एटॉमिक बॉम्ब की वजह से जो गैसेस रिलीज़ होती हैं वो भी हमारे ओजोन लेयर को प्रभावित कर रही हैं। क्लोरीन गैस जो वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी से निकलती है बड़ी मात्रा में, उसकी वजह से भी हमारे ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो कम हो रही है, पतली हो रही है।
कुछ पोलर साइक्लोन्स है जिनकी वजह से दिक्कतें होती है। अब इस चित्र पे अगर मैं बात करूं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये जो लेयर है, ये जो परत है, यही ओजोन लेयर है। अब आप देखिए, जब सूर्य की किरणें आती हैं जिसमें कुछ सोलर रेडिएशंस यानी कि विकिरण जो आती है, इसमें कुछ अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जो जिन्हें यूवी रेज भी कहा जाता है, ये हमारे स्किन के लिए, हमारे कह लीजिए जीवन के लिए बड़े ही नुकसानदेह हैं। इनसे कई तरीके की समस्याएं होती हैं, जिसमें स्किन कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। इन्हें पृथ्वी पर, इन अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर, यानी कि हमारे पृथ्वी की सतह यहाँ पर है, तो इसकी सतह पर पहुँचने से पहले ये ओजोन लेयर से टकराती हैं। तो ओजोन लेयर क्या करती है कि बाकी किरणों को तो अंदर आने देती है, बट जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जिनकी वेवलेंथ कम होती है, उनको ये रोकती है वहाँ पर, और ये हमारे पृथ्वी की सतह पर नहीं आते हैं। तो इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि इंसानी जीवन पे इन अल्ट्रावायलेट रेस का प्रभाव कम से कम पड़ता है। लेकिन है क्या कि जो हमारे रोज़मर्रा का कामकाज है, फैक्ट्री इंडस्ट्री से निकलने वाली गैसेस हैं, जिसमें CFCs है या NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड्स है, ये सब जब ऊपर हमारे सतह से रिलीज़ होकर के जाते हैं, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद ये ओजोन से रिएक्ट करते हैं, ट्रोपोस्फियर में जाते हैं और ये रिएक्ट करते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं तो इस लेयर को पतला कर देते हैं। अब देखिए, ओजोन लेयर की जो स्थिति है वो कहाँ है? वो ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर के बीच में है। ओजोन लेयर जो स्थित है वो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में स्थित है। तो हमें यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे आसपास से हमारे जो जीवनचर्या है उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उत्सर्जन कम से कम हो, इस पे हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में क्या होता है? देखिए, ये भी एक बहुत ही प्रॉब्लम या एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे हमारे इस वक्त में। इसकी वजह से ही जो बड़े बड़े हिमखंड हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो कुल तापमान, औसत तापमान है, उसमें वृद्धि हो रही है, और इस वृद्धि की वजह से हिमखंड, जो बड़े ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारे पर्यावरण पर काफ़ी ख़राब प्रभाव पड़ रहा है। जल स्तर समुद्र का भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारी ज़मीन डूब सकती है। अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम, यानी कि कह सकते सुनामी जैसी भी स्थिति के चांसेस बनते हैं। अब देखिए, ये होता कैसे है? सूर्य के किरणों में जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है वो तो हमारे पर्यावरण को अंदर आ जाती है, लेकिन जब पृथ्वी की सतह से टकराती है, वेवलेंथ में चेंजेस आते हैं, वेवलेंथ बढ़ जाती है, तो फिर वो हमारे पर्यावरण से बाहर नहीं निकल पाती, सारी की सारी रेडिएशन बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो कुछ रेडिएशन, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो काफ़ी सारा रेडिएशन आ रहा था, लेकिन थोड़ा ही रेडिएशन बाहर निकल पाया, बाकी का रिफ्लेक्ट बैक हो गया हमारे पृथ्वी पर। तो ये जो डिफरेंस था, सारा रेडिएशन जो बाहर नहीं जा पाया, उसकी वजह से जो डेल्टा टेम्परेचर है, डेल्टा T जो बढ़ा है, ये क्या करेगा? ये हमारे पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसको बढ़ा देगा, और इस बढ़े हुए औसत तापमान की वजह से ही हिमखंड यानी ग्लेशियर्स पिघलेंगे, और जिसकी वजह से समुद्र स्तर ऊंचा हो जाएगा, सुनामी जैसी स्थिति आएगी, साइक्लोन्स आएंगे। तो ये सारे बहुत दिक्कत है, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हमें रोकना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, ये जो लेयर है बनी हुई, ये ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर्स है जो इस रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने दे रही। तो हमें कोशिश ये करनी है कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन पे भी कंट्रोल करना है, उसे रोकना है। अब बात कर लेते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम में यह एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें क्षेत्र विशेष में सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, पशु पक्षी शामिल हैं। देखिए, प्रोड्यूसर है यहाँ पे घास यानी कि ग्रास। इसको अगर मैं देखूँ तो ये सारा इकोसिस्टम है जिसमें कैसे कैसे जीवन चलेगा। देखिए, घास को कुछ चूहे खाएंगे, चूहे को स्नेक खाएगा, स्नेक को ईगल खाएगा, यानी कि कह लीजिए ईगल अगर कहीं से गिरफ्त में आ गया तो अल्टीमेटली टाइगर यानी कि टाइगर लॉयन या कोई भी कार्निवोरस एनिमल्स उनको खा लेगा। उसी तरीके से कैटल्स है, कैटल यानी कि जो भी हमारे
पालतू जानवर हैं उनको कैटल घास खाएगी, और अगर कैटल टाइगर के संपर्क में आई तो टाइगर भी उसको खा जाएगा। इसी तरीके से घास को इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्ट्स को फिशेस को बर्ड खाती है, फिर बर्ड चूँकि मांस है तो अगर कोई भी कार्निवोरस एनिमल के संपर्क में आई तो उसको टाइगर एक यहाँ पे सांकेतिक शब्द है, ये कोई कार्निवोरस एनिमल है, मांसाहारी एनिमल है जो उसको खा जाएगा, बड़ा मांसाहारी पशु। इस इकोसिस्टम से हमें समझने की ज़रूरत ये है कि सब एक दूसरे पे आश्रित हैं। खाना बनाने का काम प्रोड्यूसर का है, प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट, जो यहाँ पे घास दिखाया गया है ये पौधे हैं, और अंत में क्या है, ये अल्टीमेट कंज्यूमर है। जब ये कंज्यूमर मर जाएगा तो उसको डिकम्पोज़र क्या करेगा, उसको ख़त्म कर देगा, पृथ्वी से उसका अस्तित्व मिटा देगा और हमारा पर्यावरण फिर से पहले की तरह साफ़ हो जाएगा। तो इकोसिस्टम पे हमने चर्चा के लिए कुछ हैज़ार्ड्स हैं जिन पे हम आगे चर्चा करेंगे। पोल्यूटेंट्स देखिए, हमारे पास पोल्यूटेंट यानी कि प्रदूषण के कारक क्या हैं और उनका इंसानी जीवन पे असर क्या होता है। वायु प्रदूषण जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हेडेक होता है। लेड जो बहुत महत्वपूर्ण है समझना, ये मेंटल और फिजिकल इम्प्रूवमेंट प्रभावित करता है, खास करके बच्चों में। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि छोटे बच्चे किसी भी बैटरी या लेड के संपर्क में ना आए, उनसे उस लेड के संपर्क में आने से उनका मानसिक विकास प्रभावित होता है। तो ये समझने वाली बात है। अगर वाटर पोल्यूशन है, जैसे सूएज की वजह से पोल्यूशन है, तो जॉन्डिस, कॉलरा, टाइफाइड वगैरह हो सकता है। एक्सेस नाइट्रेट्स अगर है पानी, पीने वाले पानी में, तो वहाँ पे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अगर कोई रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है तो उसके वजह से कैंसर तो होता ही, साथ ही साथ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जैसे कई बार देखा होगा कि कटे हुए होठ या फिर कुछ मल्टीपल लिम्स किसी के अंदर है, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की वजह से होता है। नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से स्ट्रेस वगैरह बढ़ जाता है। ओजोन डिप्लेशन की वजह से स्किन डिजीज़ेज़ हो जाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम भी प्रभावित होते हैं। कुछ सोर्सेज हैं पोल्यूटेंट के जिनका हमें जानकारी होना आवश्यक है। जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज़ है तो ये एसिड सॉल्वेंट बेस निकालते हैं। वर्कशॉप, अगर कोई मैकेनिकल वर्कशॉप है तो ये भी मेटल पेंट और लेड निकालता है जो बैटरी से आती है। लेदर इंडस्ट्री से सॉल्वेंट और एसिड बेसिस निकलते हैं। पेपर इंडस्ट्री से कुछ वेस्ट इंक और सॉल्वेंट्स निकलते हैं जो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट से वेस्ट पेंट और इन्फ्लेमेबल्स निकलते हैं। इसी तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर आप बात करेंगे तो स्पेंट फ्यूल यानी कि कुछ जो हम उसमें न्यूक्लियर सोर्सेस का इस्तेमाल करके ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे जो हमारे पास कह लीजिए रेजिड्यूज़ बचते हैं उनका निस्तारण ज़रूरी है। कुछ रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, ऐसी चीज़ें जो उसके संपर्क में आ गई हों रेडियो एक्टिव मटेरियल के, वो हमारा होते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट, उनका निस्तारण बहुत ही ज़रूरी है। कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनका हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले पानी का कम से कम इस्तेमाल करें, सटीकता से, बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आप बायोगैस और सोलर कुकर का इस्तेमाल करें बजाय एलपीजी या कोई भी क्रूड ऑयल को इस्तेमाल किए हुए। पौधों या पेड़ों की कटाई पे रोक लगनी चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह इस्तेमाल नहीं होने चाहिए क्योंकि ये मृदा को भी प्रदूषित करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन रोकने का काम बड़ा आसान है। टीवी और रेडियो को हल्के वॉल्यूम पे चलाएं। कम से कम अपने व्हीकल का इस्तेमाल करें। डोमेस्टिक वेस्ट को अपने इर्द गिर्द न फेंकें। कपड़े का बैग इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आप पॉली बैग्स या पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। इस पूरे पाठ में हमने पर्यावरण के बारे में संक्षिप्त जानकारी इकट्ठा करी। ये पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैंने निमी द्वारा बनाई गई बुक्स का इस्तेमाल किया है। मैं समझता हूँ कि आज का यह पाठ आप सभी के लिए मददगार साबित होगा। धन्यवाद।